हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विकास ढिल्लो यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पर जो इक्वेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। नॉर्मल जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यह है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन अ लीनियर पाथ या पैरेलल टू अर्थ, पैरेलल टू होरिजन या ऑन होरिजन हम कह सकते हैं। लेकिन आज हम इक्वेशन करने जा रहे हैं वो वर्टिकल इक्वेशन है। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें भी वही अप्लाई होगी जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल केस में भी वही अप्लाई होगी, बस स्लाइटली सा चेंज क्या होता है, देखो उसमें फाइनल वेलोसिटी फाइनल ही रहती है, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल, टाइम ही रहता है। बात आती है एक्सेलेरेशन, यहाँ जी हो जाती है। यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है, अब उस डिस्प्लेसमेंट को हाइट का नाम दे दिया, द डिस्प्लेसमेंट ऑन अर्थ दैट इज एस, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अर्थ दैट इज एच। जब सरफेस से डिस्प्लेसमेंट ली जाती है तो उसको हाइट बोल देते हैं। बस ये स्लाइटली सा चेंज रहेगा जी का और एच का, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, s की जगह h हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। दैट इज द इक्वेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब न्यूमेरिकल करने से पहले इसके कुछ एक पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड से स्टार्ट होता है और अपर पे चला जाता है, एट लास्ट उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यानी यहाँ इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड से अपवर्ड मूव करता है फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड से नीचे की तरफ आता है, अब ऊपर से नीचे छोड़ दिया जाता है, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। देखो जैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के किए थे कि ब्रेक अप्लाई किए कर दिए गए हैं, एट लास्ट वो रुक गया है, तो यहां रुकने के बाद हमें पता लग गया कि फाइनल वेलोसिटी जीरो है। ठीक वैसे ही जब ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप किया जाएगा तो हमें पता है वहां इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और जब ग्राउंड से ऊपर की तरफ छोड़ दिया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू, क्यों यहाँ कुछ वेलोसिटी देके उसको भेजा जाता है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ये ध्यान रखना है। सेकेंडली, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव यहां लेनी है, क्योंकि रिटार्डेशन है। यानी जी हम इस केस में नेगेटिव रखेंगे, और जी जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो जी को पॉजिटिव रखा जाता है। क्लियर? न्यूमेरिकल्स में ये बातें ध्यान रखनी है। थर्ड वन, अगर ऑब्जेक्ट जितना टाइम ग्राउंड लेवल से हाइट गेन करने में लेता है उतना ही टाइम उसी हाइट से दोबारा ग्राउंड पे आने में लगेगा। यानी उस ऑब्जेक्ट का जाने का टाइम और आने का टाइम सेम रहता है। यानी अगर आपको टोटल टाइम गिवन है किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम हाइट तक जाने का और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने का, मान लीजिए टोटल टाइम हमें यहाँ दे दिया गया 10 सेकंड, तो इसमें इस कंफर्म है 5 सेकंड तो उसको जाने के हैं और 5 सेकंड उसके आने के हैं। यानी यहाँ टाइम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। टाइम है वो इक्वल लगता है, किसी ऑब्जेक्ट को जाने में जितना टाइम लगा आने में भी उतना ही टाइम लगता है। यहाँ उसका रिटार्डेशन है, वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ उसकी एक्सेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए आपको ध्यान रखने हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेम है, बस जी और एच को यहाँ रिप्लेस करना है। एस की जगह यहाँ पर एच लगाना है और ए की जगह जी लगाना है। बाकी ये रूल आपको ध्यान रखने हैं। इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, फाइनल क्या रहेगी, फाइनल इस केस में क्या रहेगी, इनिशियल इस केस में क्या रहेगी। ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव, जब नीचे आता है तब पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव। ये कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। उनके बेसिस पर आपको मैं एक दो न्यूमेरिकल करवा देता हूं, फिर आपकी बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप सोल्व आउट करने की कोशिश करना। यहाँ गिवन है एक ब्रिज की यहाँ हाइट निकालनी है, फाइंड आउट करनी है।
एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है ब्रिज से, ब्रिज के ऊपर से एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया, ब्रिज नीचे पानी है रिवर के अंदर, तो स्टोन टेक्स 2 सेकंड टू टच द सरफेस इन द रिवर। उसको यहां तक टाइम नोट कर लिया हमने, स्टोन को ड्रॉप किया, स्टोन को ड्रॉप करते टाइम को नोट कर लिया गया, टाइम जो लगा 2 सेकंड लगा इस सरफेस को टच करने में। और जी की वैल्यू यहाँ गिवन है, देखो यहाँ जी की वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको 9.8 लेनी है। अगर मान लीजिए कि जी की वैल्यू ना भी दे तो भी आपको 9.8 लेनी है। हाँ, अगर वो खुद से 10 दे तब आप उसको 10 इंक्लूड करोगे, वरना 10 इसको इंक्लूड नहीं करनी है हमें यहाँ। तो यहाँ एच फाइंड आउट करनी है, हाइट की, ब्रिज की जो टोटल हाइट है वो कितनी है। तो यहाँ टाइम गिवन है दैट इज 2 सेकंड, स्टेटमेंट आपको लगानी है, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख रहा हूं। टाइम 2 सेकंड लगा, अब यहां से चला है तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ 0 होगी, यहाँ फाइनल वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ, क्लियर। अब हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, जी यहां पर पॉजिटिव रहेगा 9.8। अब हमारे पास फॉर्मूले हैं v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब इन फार्मूले में से हमें देखना है कि कौन सा फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करें। फर्स्ट v हमारे पास है नहीं, u है, g है और t है, v नहीं है तो हम नहीं लगा सकते इसको, और वैसे भी इसमें h है नहीं तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकंड वन h है, निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, u गिवन है, t भी है, g भी है और t भी है, तो यानी हम यहाँ सेकंड फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब थर्ड देखिए क्या आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, h है लेकिन v नहीं है, तो हम सेकंड इक्वेशन यहाँ इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग सेकंड इक्वेशन, g की वैल्यू लिख लीजिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v हमारे पास नहीं है, u इनिशियल 0 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर रहेगा यूजिंग सेकंड इक्वेशन, देन h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। g पॉजिटिव है तो यहां चेंज करने की जरूरत नहीं है, h फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू 0 है, टाइम यहाँ 2 सेकंड है, प्लस 1/2 इंटू जी 9.8 टाइम 2 स्क्वायर, तो ये 0 हो गया, यहाँ रहेगा 1/2 इंटू 9.8 इंटू 4, 2 2 जा 4, दैट इज 6,99896 मीटर। यानी यहाँ जो हाइट है हम इस ब्रिज की हाइट बता सकते हैं, रिवर से ब्रिज की हाइट कितनी है 9.6 मीटर। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हम किसी की हाइट निकाल सकते हैं, या जो भी न्यूमेरिकल्स आपको दिए हैं वो सोल्व आउट कर सकते हैं। आपकी बुक में इस बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप सोल्व आउट कर लेना। द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक मास एंड वेट, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। मास that is quantity of matter contained in a body, एक बॉडी के अंदर जो कंटेन है उसको मास बोला जाता है। और मास के, वैसे तो मास के बारे में हम पिछले एक टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। जो हम वेट करके आते हैं और वो कहते हैं मास क्या है, वेट क्या है, और उसको हम किलोग्राम में बोल देते हैं, दैट इज नॉट अ मास, दैट इज अ वेट। मास क्या होता है, मास किलोग्राम में मेजर किया जाता है। क्वांटिटी जो मैटर है ऑब्जेक्ट की, मैटर के अंदर ऑब्जेक्ट की मास की जो क्वांटिटी होती है, मैटर की जो क्वांटिटी होती है उसको मास बोला जाता है। मास को मेजर करने के लिए एक डिवाइस जिसको फिजिकल बैलेंस या जिसको इक्वल आर्म बैलेंस में बोल देते हैं, इक्वल आर्म बैलेंस, लैब के अंदर आप देख सकते हैं ये इक्वल आर्म, एक लकड़ी का बॉक्स बना हुआ होता है, उसके वो कंप्लीटली पैक्ड होता है ताकि उसके अंदर जो एयर है वो एंटर ना कर सके, या एयर की वजह से उसमें कोई इम्बैलेंस ना हो। उसके अंदर एक
अब ये तो स्ट्रक्चर होगी, बाकी अंदर की स्ट्रक्चर बताता हूं। एक आर्म लगी हुई होती है, उस पे तराजू जिसको बोलते हैं हम नॉर्मली, उस पे 2 आर्म होती है, इक्वल आर्म, जिसके अंदर वेट रखा जाता है, ये इसके अंदर होता है। यहाँ एक नीडल लगी होती है, पॉइंटर स्केल, जो 0 पे है या नहीं है उसको मेजर करती है। इसके एक साइड में हम वो, एक पैन में हम वो वेट रखते हैं, मास रखते हैं जिसका हमको नोन है, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, और एक साइड में वो रखते हैं जो अननोन है। तो जब ये बिल्कुल इसके 0 लेवल पे आ जाती है ये नीडल, तो हमें उस अननोन मास का पता लग जाता है कि अननोन मास कितना है। ये जो हमारे पास जो सुनार होते हैं, इनके पास भी जो मेजर करने के लिए डिवाइस होता है, वो भी मास को ही मेजर करता है। ठीक है, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम में है, और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट ग्राम होती है। मास कैन नॉट बी 0, मास कभी, मास का सिंबल स्मॉल m रहता है, और मास कभी 0 नहीं हो सकता। इसको हम चाहे अर्थ की बात करें या अर्थ से अदर किसी भी प्लेनेट पे अगर हम जाएं तो मास कभी 0 नहीं हो सकता। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ के ऊपर 5 kg है, तो अदर प्लेनेट के ऊपर भी उसका 5 kg है। अगर हम अर्थ से कहीं भी उसको मेजर कर लें तो वो 5 kg ही रहता है। मास एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कभी कम नहीं होती है। वेट, वेट है फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इटसेल्फ। वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है ग्रेविटी की वजह से, और जो वेट है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी वेट का सिंबल W होता है, मास का सिंबल m होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल ये होता है। तो W इज इक्वल टू mg। तो इसको फोर्स भी बोला जाता है। वेट एक तरीके का फोर्स है, और इसकी एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन होती है। जब हम ग्राउंड पे खड़े हैं तो हमारे वेट की एक डायरेक्शन है, ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने की वजह से वेट को एक वेक्टर क्वांटिटी के अंदर कंटेन किया गया है। वेट की जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो डाइन है, न्यूटन एंड डाइन। वेट 0 हो सकता है, वेट 0 हो सकता है। देखो, या तो m 0 हो या g 0 हो, तब वेट 0 हो सकता है। अब हमें पता है कि m कभी 0 हो नहीं सकता, तो g अगर 0 हो तो वेट 0 हो सकता है। जैसे अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ की बात करें तो g की वैल्यू 0 होती है, वहां पर वेट भी 0 हो सकता है। वेट चेंज भी हो सकता है, जैसे वेट g पे डिपेंड करता है। अगर हम मून की बात करें, अर्थ की बात करें, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg है, अर्थ के ऊपर उसका वेट रहेगा 9.8 न्यूटन। अगर हम मून की बात करें तो उसका वेट रहेगा 1.63 न्यूटन। तो यानी जी के चेंज होते ही वेट भी चेंज हो सकता है। वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, क्योंकि प्लेस टू प्लेस जी चेंज होती है। और जी कहां कहां चेंज होती है ये हम एक टॉपिक में कर चुके हैं। जी को चेंज करने को 4 फैक्टर अफेक्टेड करते हैं। ठीक है, प्लेनेट टू प्लेनेट भी चेंज होती है, प्लेस टू प्लेस भी चेंज होती है, टाइम टू टाइम भी जी की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। जी 0 भी हो सकती है सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर। कई बार हम वेटलेसनेस की पोजीशन भी महसूस करते हैं। जैसे लिफ्ट के अंदर हम खड़े हैं, लिफ्ट एकदम से जब चलती है नीचे की तरफ जाती है तो हमें लगता है हमारी बॉडी के अंदर वेट नहीं है। दैट पोजीशन इज नोन एज वेटलेसनेस। उसमें जी की वैल्यू हमें 0 महसूस होती है। कई बार जी की वैल्यू हमें बढ़ी हुई भी महसूस होती है। जैसे हम लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट एकदम से चलती है और ऊपर की तरफ जाती है, अगर नीचे की तरफ जाती है तो हमें वेटलेसनेस महसूस होता है। फ्रीली एकदम से नीचे की तरफ जाए तो वेटलेसनेस, और एकदम से लिफ्ट ऊपर की तरफ जब चलती है तो हमें लगता है हमारी बॉडी काफी हैवी हो गई है, उस टाइम पर जी की वैल्यू बढ़ चुकी होती है।
वेटलेसनेस को महसूस भी किया जा सकता है। एक वेइंग मशीन लेकर जब हम लिफ्ट के अंदर चलते हैं और उसके ऊपर खड़े हो जाएं और लिफ्ट एकदम से नीचे चले तो रीडिंग में 0 शो करता है, यानी वेट उस टाइम पर 0 होता है और उस पोजीशन को वेटलेसनेस की पोजीशन बोला जाता है। और वेट को मापने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोला जाता है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस। वैसे तो उसमें जो यूनिट दिखाई जाती है किलोग्राम में दिखाई जाती है, एक्चुअल में किलोग्राम में नहीं होती, वो न्यूटन में होती है। वो तो हम बेसिकली वैसे ही ले लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस आप सभी का देखा हुआ है। ये इस तरह का एक डिवाइस होता है जिसके अंदर एक स्प्रिंग होता है और यहाँ एक पॉइंटर लगा हुआ होता है स्प्रिंग के अंदर। 1 kg, 5 kg, 10, 15, 20, 25, 30, 35 लाइक दिस, इसके ऊपर रीडिंग होती है। यहाँ कोई भी वेट हैंग कीजिए, यहाँ जो रीडिंग आएगी वो इतने न्यूटन उसके अंदर वेट है। क्लियर? वेट वो हमने पिछले टॉपिक में किया था कि जो मास कभी चेंज नहीं होता लेकिन वेट चेंज हो सकता है। मून के ऊपर जो वेट है वो 1/6 होता है अर्थ के ऊपर जो वेट होता है उसका, और ये आप प्रूव भी कर सकते हो। जी ऑफ अर्थ को जी ऑफ मून से डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/6, यानी जो मून के ऊपर वेट है वो अर्थ का वेट का 1/6 होता है। क्लियर टू ऑल? और इसके बेसिस पर आप जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सोल्व आउट कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसके लिए वीडियो बना दी जाएगी। और इसी के साथ हमारा ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।